लिखना शुरू करें।
अच्छा, लिख लीजिएगा तो बता दीजिएगा ताकि हम स्टार्ट करें एक्सप्लेनेशन। हो गया सर। जबरदस्त। बाकी लोग भी लिख रहे फाकरा वगैरह तो बता देना। अस्सलाम वालेकुम सर, हो गया। चलिए बेटा स्टार्ट लेते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं। बिल्कुल ए टू जी इंशाल्लाह एक एक चीज़ बताऊंगा ताकि आपकी बुनियादें बिल्कुल स्ट्रांग हों। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं। व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स? कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं? सबसे पहली चीज़ तो डेफिनेशन ने हमें बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर मिक्स्ड नंबर्स which comprises of both real and imaginary numbers। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स कुछ इस तरह से कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, इसमें इमेजिनरी भी है नंबर्स और रियल नंबर्स भी हैं। दोनों नंबर्स का जो मिक्सचर है, इमेजिनरी और रियल का जो मिक्सचर है, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, आज से पहले जब हमने स्क्वायर रूट के अंदर -1 देखा या कोई नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट के अंदर देखा होता था, या हम देखते थे कोई नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट के अंदर, तो हम कहते थे मैथ एरर। हमारा कैलकुलेटर दे देता था मैथ एरर। हम कहते थे नो सोल्यूशन, नो रियल रूट्स। याद है हम लिखते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है अगर लेसर देन 0 है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो हम कहेंगे नो रियल रूट्स। या मैथ्स की बुक 3 में अगर आप लोगों ने क्वाड्रेटिक का टॉपिक किया हो तो उसमें जो है वो ओ लेवल्स की बात है, उसमें वो बोलता था कि डिटरमिन करो वेदर द रूट्स आर रियल और नॉट। और जब आप आंसर्स वगैरह देखते होंगे तो उसमें आपको बुक के पीछे में भी आंसर नजर आते होंगे, रूट्स आर नॉट रियल या बाज़ औक़ात रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। तो रूट्स का रियल ना होने का मतलब ये है कि रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। तो आज से पहले हम रूट्स को, जब रूट के अंदर नेगेटिव आता था हम कहते थे नो सोल्यूशन, नॉट पॉसिबल, नो रियल रूट्स, और हम रुक जाते थे, हमारी कहानी वहीं खत्म हो जाती थी। लेकिन आज जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, और आज के बाद जब कॉम्प्लेक्स के सवालात आएंगे तो हमें इस बात को जहन में रखना है कि इस तरह के नंबर्स जो रियल नहीं होते, जिसका मैथ एरर आता है कैलकुलेटर में और आंसर नहीं आता, उसको कॉम्प्लेक्स के टेक्निक्स के मुताबिक किसी तरह कुछ कन्वर्ट करके किसी फॉर्म में लाया जा सकता है। और वो नंबर्स रियल तो नहीं होते, बहरहाल वो इमेजिनरी नंबर्स ज़रूर होते हैं। तो यहाँ इस चीज़ का कॉन्सेप्ट हमने उठाया बिल्कुल बेसिक से। ये जो आई है, आई का सिंबल जो है, दिस इज आयोटा। इसको क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं। और ये आयोटा इमेजिनरी नंबर होता है। आई जो है वो आयोटा का साइन है, और ये है क्या? ये इमेजिनरी नंबर है। और ये आयोटा है क्या दरअसल? तो स्क्वायर रूट ऑफ -1, जिसको आज से पहले हम मैथ एरर कहते थे, नो सोल्यूशन कहते थे या नो रियल रूट्स कहते थे, आज इस बात को समझ लें हम कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर -1 आ जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 का मतलब है आयोटा। -1 पे जब स्क्वायर रूट लगे तो ये रियल नंबर तो हो नहीं सकता, तो ये इमेजिनरी नंबर है, और इस इमेजिनरी नंबर का नाम होता है आयोटा, एंड इट इज डिनोटेड बाय आई। तो यहाँ से हमें पता चला कि आयोटा की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ -1। अच्छा, आयोटा तो इमेजिनरी नंबर है, लेकिन यहाँ से एक मजेदार बात हमें समझ आती है कि अगर हम आयोटा का स्क्वायर करें, मतलब आयोटा -1 का स्क्वायर रूट है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर मैं करूंगा तो आयोटा बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 बन जाएगा -1।
-1 बन जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि आयोटा तो इमेजिनरी नंबर है, लेकिन आयोटा का जो स्क्वायर है वो है -1, और हम जानते हैं -1 तो एक -1 तो एक रियल नंबर है। तो यहाँ से हमें पता चला कि आयोटा इमेजिनरी नंबर है, लेकिन जब आयोटा का स्क्वायर करूंगा तो जो नंबर आएगा that would not be imaginary, but it would be a real number. So iota is equals to root of -1, which is an imaginary number, but iota square is equals to -1, which is a real number. तो हमें कोई पूछेगा बताओ आयोटा स्क्वायर रियल नंबर है इमेजिनरी नंबर है, हम बताएंगे आयोटा तो इमेजिनरी है लेकिन आयोटा स्क्वायर रियल नंबर है। अच्छा, अब रूट ऑफ -1 तो आयोटा कहलाता है, लेकिन अगर कोई नंबर आ जाए लेट सपोज रूट ऑफ -25, तो वो भी मैथ एरर है। कैलकुलेटर तो उस पर भी मैथ एरर देता है, और ये भी एक नो रियल रूट्स वाला नंबर है, नॉन रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। तो इसको आयोटा की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? -20 रूट ऑफ -25 थोड़ी होता है आयोटा, आयोटा तो रूट ऑफ -1 होता है। तो हमने कहा चले -25 को कन्वर्ट करते हैं। तो जब हमने स्क्वायर रूट ऑफ -25 को कन्वर्ट किया तो हमने कहा -25 को लिखने का तरीका होता है 25 मल्टीप्लाई बाय -1, और हमें पता है उसूल ही बनता है कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b है तो ये स्क्वायर रूट जो है वो a पे भी अप्लाई होगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और ये स्क्वायर रूट b पे भी मल्टीप्लाई होगा। ये चीज़ तो हमने लॉ ऑफ इंडाइसिस के मुताबिक देखी है। तो रूट ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ b। सिमिलरली अगर रूट ऑफ 25 इंटू -1 है तो इसका मतलब होगा रूट ऑफ 25 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ -1। रूट ऑफ -1 है आयोटा और रूट ऑफ 25 है 5। This means कि root of -25 can be expressed in terms of iota and the answer is 5 iota. Similarly, अगर मुझे कोई कहता है कि square root of -36 बताएं क्या होगा, तो हम क्या करेंगे? अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ -27 बताएं क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ -27, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि -27 का मतलब होता है 9 इंटू 3 इंटू -1। स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो जाएगा 3। ये जो 3 वाला नंबर है ये स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा, और रूट ऑफ -1 बन जाएगा आयोटा। अगर हम देखें तो यहाँ स्क्वायर रूट लगा 9 पर भी, स्क्वायर रूट लगा 3 पर भी, स्क्वायर रूट लगा -1 पर भी। स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो गया 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 रह गया √3, और रूट ऑफ -1 हो गया आयोटा। इसका आंसर होगा 3√3 आयोटा। तो जरूरी नहीं है कि एक होल नंबर इंटीजर आए आयोटा का कोएफिशिएंट, वो एक रूट की फॉर्म में भी आ सकता है। तो ये चीज़ हमें जहन में रखनी है। बहरहाल हमें पता होना चाहिए कन्वर्ट कैसे होता है। अच्छा, इसको चेक करने के लिए आपके कैलकुलेटर का एक मोड है, कॉम्प्लेक्स मोड। जब आप मोड में जाएंगे ना तो आपको जिस तरह नॉर्मल डिग्री मोड होता है, रेडियन मोड होता है, मतलब एंगल का जो रेडियन डिग्री होता है, इसी तरह नॉर्मल भी मोड होता है। कॉम्प्लेक्स आपको एक मोड नजर आएगा। अगर आप अपने कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में कर दें, अगर आप अपने कैलकुलेटर का मोड कॉम्प्लेक्स कर दें, तो आपको आपके कैलकुलेटर की किसी की के ऊपर यकीनन आयोटा का साइन भी नजर आएगा। अगर मैं 2-3 मॉडल्स कैलकुलेटर के मेरे पास ही पड़े, अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपको आयोटा क्या मिलेगा बेटा? आवाज बहुत लो हो गई थी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कैलकुलेटर का जो है वो कैलकुलेटर में एक आयोटा का साइन आपको नजर आएगा, आई लिखा हुआ होगा। शायद मेरे पास ENG का जो बटन है उसके ऊपर आयोटा का साइन है। आप भी देखें जरा, आपको आयोटा का साइन नजर आ रहा है? तो अगर आप अपने कैलकुलेटर के मोड पे आए, उस कॉम्प्लेक्स मोड में दाखिल हो जाएं, और जब ये आयोटा वाली की प्रेस करें तो आपको आयोटा का नंबर नजर आएगा। और अगर आप कैलकुलेटर पे कॉम्प्लेक्स मोड पे आने के बाद रूट ऑफ -27 लिखते हैं तो कैलकुलेटर आपको 3√3 आयोटा आंसर देगा। तो आप अगर कॉम्प्लेक्स मोड पे आ जाते हैं और आप कोई स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर भी लिखते हैं तो कैलकुलेटर आपको जरूर ब जरूर आंसर देगा। बहरहाल अगर आप नॉर्मल मोड पे हैं और आप रूट ऑफ -27 लिखते हैं तो मैथ एरर आएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स मोड पे है तो मैथ एरर नहीं आएगा, आपको एक बाकायदा आंसर मिलेगा। ठीक है, चेक करें क्या आपको ये चीज नजर आ रही है आपकी कैलकुलेटर में? क्या ये चीज कैलकुलेटर्स में नजर आ रही है सबको? सही है, तो भारत इस ऑप्शन को अपने पास एक्सप्लोर कर लीजिएगा। कॉम्प्लेक्स मोड आपको नजर आ जाएगा और आयोटा का साइन भी आपको कैलकुलेटर की इतनी सारी कीज के ऊपर कहीं भी नजर आ जाएगा।
जब कॉम्प्लेक्स मोड में आएंगे तो आयोटा भी प्रेस करके काम कर सकते हैं, और अगर आप कॉम्प्लेक्स मोड पे आके स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर लेते हैं तो आपके पास बाकायदा आयोटा की टर्म्स में आंसर आएगा जो आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन आपको दिखाएगी। तो यहाँ तक हमने जो चीज़ समझी वो क्या है, मैं एक दफ़ा दोबारा बताता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो होते हैं जिसमें रियल पार्ट भी होता है, इमेजिनरी पार्ट भी होता है। फिर हमने इमेजिनरी पार्ट की डेफिनेशन देखी कि इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करते हैं आयोटा से। स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम आयोटा कहते हैं, और अगर स्क्वायर रूट ऑफ -25 या कोई और नंबर है तो फिर उसको आयोटा की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, और चेक करने के लिए कैलकुलेटर के कॉम्प्लेक्स मोड में जाके उसको डाला जा सकता है ताकि हमारा आंसर वेरीफाई हो जाए। अब आ जाते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तो हमने इमेजिनरी नंबर की बात सीखी कि इमेजिनरी नंबर आयोटा होता क्या है, वो होता है -√(-1), और हमने डेफिनेशन में देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर मिक्स्ड नंबर्स। तो आइए देखते हैं ये इसकी जनरल फॉर्म है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म नजर कैसे आती है। तो मैंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जनरली फॉर्म है वो है x + i/y। कि आप देख सकते हैं कि आयोटा का कोएफिशिएंट अपनी जगह और विदाउट आयोटा भी एक नंबर है, तो हम कह सकते हैं एक बिल्कुल प्योर रियल नंबर है, और एक नंबर लिखा हुआ आयोटा के साथ जो कि इमेजिनरी नंबर है। अच्छा, नंबर आयोटा के साथ जो लिखा हुआ है वो रियल नंबर ही है, लेकिन वो इमेजिनरी पार्ट है। तो मैंने यही डेफिनेशन में लिखा है कि जनरल फॉर्म इसकी है z = x + i/y where x and y are both real numbers। अब मैं इसको लेट सपोज आपके सामने लिखता हूँ, z = 5 + 3 iota। अब भाई 5 भी एक नंबर है, रियल नंबर है, आप देखते हैं 5, और 3 भी एक रियल नंबर है, दोनों ही रियल नंबर है। लेकिन 5 जो है ना वो रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, हर कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, imaginary part, real part। Complex numbers are mixed numbers which comprises of both the real and imaginary parts। तो एक पार्ट है रियल पार्ट, एक पार्ट है इमेजिनरी पार्ट। तो जो विदाउट आयोटा लिखा हुआ है ना वो रियल पार्ट है, और जो विद आयोटा लिखा हुआ है ना वो इमेजिनरी पार्ट है तो दोनों रियल नंबर्स, 5 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछता है कि बताओ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बताओ क्या है, रियल पार्ट। अच्छा, अब ये जो मैंने लिखा हुआ है ना RE, इसका मतलब ही ये कि रियल पार्ट, RE का मतलब रियल पार्ट ऑफ 5 + 3 आयोटा बताएं। तो रियल पार्ट ऑफ 5 + 3 आयोटा क्या है, 5। सिमिलरली ये जो IM है इसका मतलब है इमेजिनरी, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ 5 + 3 आयोटा बताएं, तो आप कहेंगे 3। तो याद रखें कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्राइजेस ऑफ टू पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो विदाउट आयोटा जो चीज लिखी हुई है दैट इज द रियल पार्ट, प्योर रियल है, वो प्योरली रियल है। और जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है वो इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि दैट इज विद आयोटा। वो यानी कि पूरा एक इमेजिनरी नंबर था, 3 आयोटा एक इमेजिनरी नंबर था, जिसको जब हमने कन्वर्ट किया आयोटा की फॉर्म में तो वो 3 आयोटा नजर आया। वो ओरिजिनली रूट ऑफ नेगेटिव नंबर था, लेकिन जब उसको हमने आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट किया तो वो 3 आयोटा हमें नजर आ रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो प्योरली कांस्टेंट है विदाउट आयोटा दैट इज द रियल पार्ट, प्योर रियल, और जो आयोटा के साथ है जो नंबर वो इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट इज 5, इमेजिनरी पार्ट इज 3। तो मैंने यही बात लिखी है कि RE of x + i/y, real part of x + i/y is x, imaginary part of x + i/y is y। फिर मैंने एक बात और लिख दी, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल ओनली इफ बोथ द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। मतलब अगर पहला कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 2 आयोटा है तो अगर दूसरा 3 - 2 आयोटा होगा तो भी बराबर नहीं है। और टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल 3 + 2 आयोटा ही होना चाहिए, रियल पार्ट भी सेम हो और इमेजिनरी पार्ट भी सेम हो। बहरहाल ये बात तो कॉमन सेंस है जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि हम मैट्रिसेस में भी देखते थे ओ लेवल्स में, और टू मैट्रिसेस टू बी इक्वल देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी हम देखेंगे कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल ओनली इफ बोथ द रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। यहाँ तक कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बेसिक बात मुकम्मल हुई। फिर हम आ जाते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। ये कॉन्जुगेट क्या चीज़ है, किस खेत की मूली है ये कॉन्जुगेट, किस चीज़ को हम कॉन्जुगेट कहते हैं। याद रखें अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका नाम है z, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं z से, इसका सिंबल है z, और z के ऊपर जब मैं एक स्टार बना दूंगा, जब z के ऊपर मैं एक स्टार बना दूंगा तो ये मतलब है z कॉन्जुगेट।
z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और z के ऊपर अगर मैं एक स्टार बना दूंगा तो इसका मतलब होगा z कॉन्जुगेट। ये है क्या चीज, ये z कॉन्जुगेट? तो यहाँ पर हमने लिखा कि अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज x प्लस आयोटा y, तो z कॉन्जुगेट होगा x माइनस आयोटा y। इसका ये मतलब हुआ कि अगर लेट सपोज मैं आपसे कहूँ z इज 3 प्लस 2 आयोटा, तो आपसे कोई पूछता है z कॉन्जुगेट बताओ, तो आप सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करेंगे। नोट में मैंने लिखा हुआ है ओनली द साइन ऑफ इमेजिनरी नंबर चेंजेस, या इमेजिनरी पार्ट कर दें ओनली द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट चेंजेस, नंबर चेंजेस, सही है। ओनली द साइन ऑफ इमेजिनरी नंबर चेंजेस, तो हम ये कह सकते हैं 3 प्लस 2 आयोटा बन जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। और अगर मुझे कोई कहता है भाई z कॉन्जुगेट जो है आपके सामने है उसका भी कॉन्जुगेट निकालो, तो फिर भाई जैसी बात है इमेजिनरी पार्ट की साइन -2 आयोटा थी, मैं दोबारा चेंज कर दूंगा तो ये फिर से 3 प्लस 2 आयोटा बन जाएगा, और विच इज बेसिकली z। तो मैंने यही लिखा हुआ है कि z कॉन्जुगेट का दोबारा कॉन्जुगेट निकालूंगा, z बन जाएगा। तो z सिंगल कॉन्जुगेट, डबल कॉन्जुगेट होगा, वापस z पे आ जाएंगे। और अगर z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लेट सपोज -3 माइनस 2 आयोटा होता, तो इसका z कॉन्जुगेट जो रियल पार्ट है -3 वो एज इट इज रहता, लेकिन जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन हो जाती प्लस 2 आयोटा। तो यहाँ ओनली द साइन ऑफ इमेजिनरी नंबर की बजाय पार्ट लिखते ज़्यादा बेहतर है। ओनली द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट चेंजेस। दो पार्ट्स हैं, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। अगर कॉन्जुगेट की बात होगी तो कॉन्जुगेट एक टर्मिनोलॉजी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, जिसका मतलब जिसका साइन है z के ऊपर स्टार। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे स्टार लग जाए इसका मतलब उसके कॉन्जुगेट की बात हो रही है। क्या फर्क होता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट में? तो भाई सिर्फ और सिर्फ साइन का फर्क होता है। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स हैं, जब मैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालूंगा तो रियल पार्ट एज इट इज रहेगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाएगी। मतलब प्लस थी तो माइनस हो जाएगी और माइनस थी तो प्लस हो जाएगी। यहाँ तक जो हमने बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सीखा है, क्या आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है बात, या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। क्लियर है बेटा सबको? सर जी बेटा। सर ये जो आपने ऊपर ऊपर जो कॉन्जुगेट निकाला है आवाज तो आवाज बहुत उसमें स्लो आ तो रही है, फिर बोलो। अब आ रही है सर आवाज? हाँ सही आ रही है, बोलो। हाँ सर, तो ऊपर आपने जो 3 + 2i का कॉन्जुगेट निकाला है तो उसमें तो आपने सिर्फ 2 की साइन चेंज किया है, सही है। पर सही है। नीचे नीचे वाला जो आखिर में जो z है -3, अच्छा सही है, ठीक है। तो सर एक बात बताएं, तो सर तो एक कांस्टेंट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कभी? नहीं। ठीक है, सही कौन है, से सही। कॉन्स्टेंट पे? रियल पार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन तब्दील हो जाएगी, दैट्स इट। अच्छा, तो मतलब ये स्टार जो है ये सिर्फ साइन चेंज करने के लिए? बस सही है, इसका यही मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर दो। चलो ठीक है, सही। सही बेटा, जो कुछ कॉपी पे करना है लिख लिए, अगर रूट ऑफ -27 कैसे एक्सप्रेस किया है लिख ले, और होपफुली सब कुछ लिख ही लिया होगा आपने। सही है, आगे बढ़ते हैं फिर। सही है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं।
कॉपी कर लीजिएगा तो बता दीजिएगा। हो गया? सही, वेरी गुड। हो गया सर। सही। अच्छा बेटा, डिफरेंट ऑपरेशन विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे आते हैं। अब ऑपरेशंस किस किस्म के होते हैं? मैथमेटिक्स तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमें पता है ऑपरेशन जो हम देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना हो तो क्या करते हैं? इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करते हैं और रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करते हैं। तो मैंने एग्जांपल लिया a इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा, b इक्वल्स टू 3 माइनस 4 आयोटा, और मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सब में यही एग्जांपल लेके चला हूं मैं कि a 2 प्लस आयोटा है और b 3 माइनस 4 आयोटा है। तो अगर a प्लस b करना है तो मैंने 2 में 3 को प्लस कर दिया, 5 हो गया, और प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा बन गया माइनस 3 आयोटा। तो मैंने रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड किया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड किया, और ये बेसिक चीज बिल्कुल कॉमन सेंस की बेसिस पर हमने निकाल ली। कोई ऐसी मुश्किल बात इसमें नहीं है। सब्ट्रैक्शन में अगर हम करेंगे तो फिर वही बात, रियल पार्ट को रियल पार्ट से डील करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। तो अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को माइनस कर रहा हूँ तो 2 प्लस आयोटा माइनस 3 माइनस 4 आयोटा बोलूंगा तो ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 4 आयोटा, 2 माइनस 3 बन जाएगा माइनस 1, और आयोटा प्लस 4 आयोटा बन जाएगा प्लस 5 आयोटा। सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन की है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो जैसे मल्टीप्लिकेशन का उसूल है कि when two brackets are being multiplied, each term every term of the two brackets are multiplied with each other, मतलब पहले ब्रैकेट का हर टर्म दूसरे ब्रैकेट के हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 प्लस आयोटा का जो 2 है उसको 3 से भी मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, इट वुड बी 6 माइनस 8 आयोटा। फिर प्लस आयोटा को भी दोनों से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो प्लस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। और आयोटा, अच्छा यहाँ ना जब भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का ऑपरेशन होता है तो एग्जामिनर ने एक मेथड का मार्क रखा हुआ था आयोटा स्क्वायर माइनस 1 लिखने का। मतलब जिसने आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 इस्तेमाल किया है उसको एक मेथड का मार्क मिलता है। तो पूरे 4 या 5 नंबर की अगर रिक्वायरमेंट है कोई तो आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 लिखने का एक मार्क होता है। तो इसीलिए आप डायरेक्टली इस्तेमाल करने से बेहतर मैं हमेशा रिकमेंड ये करता हूँ कि आप लिख दिया करें साइड पर कहीं कि एज आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, या सिर्फ आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 बना के उसके ऊपर स्क्वायर बना दें कि यूजिंग आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। हमने आयोटा स्क्वायर माइनस 1 यूज किया और हमें ये बात पता है कि आयोटा स्क्वायर एक रियल नंबर है, माइनस 1 है। हम उसको यूज करेंगे तो यूज करने के साथ एक दफा लिख भी दें कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, जो कि मैंने जिस तरह लिखा है आप उस तरह देख सकते हैं। 6 माइनस 8 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर था, लेकिन आयोटा स्क्वायर इज नॉट अ इमेजिनरी नंबर, इट इज अ रियल नंबर। तो मैंने आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 सब्स्टिट्यूट किया, तो 6 माइनस 5 आयोटा माइनस 4 इंटू माइनस 1, 6 प्लस 4 10 बन गया, और आंसर आ गया 10 माइनस 5 आयोटा। विदाउट एनी प्रॉब्लम ये काम हमारा हो गया। अच्छा, अब जो है ना वो डिवीजन पे आते हैं। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करते हैं ना तो अब एक कॉन्सेप्ट है जो कि एडमैथ्स में सिखाया जाता है। शायद आप लोगों ने जो नॉन एडमैथ्स स्टूडेंट शायद ना देखा हो, या कहीं ना कहीं शायद आपने पढ़ा हो कि रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट क्या है मैं बता देता हूँ आपको। डिनोमिनेटर रैशनलाइज तब होता है जब डिनोमिनेटर में रूट हो। अगर कभी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट होता है ना तो मैथ्स में डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, अगर है ना इसका मतलब उसको रैशनलाइज करके सही फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में 3 माइनस 4 आयोटा है, और आयोटा की डेफिनेशन आपको मैंने बताई है कि आयोटा इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस 1। आयोटा हमें पता है कि आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1। तो अगर डिनोमिनेटर में आयोटा है इसका मतलब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 है। तो जब डिनोमिनेटर में रूट है उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पर्सपेक्टिव में समझ लें कि जब मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना होगा तो रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, और रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी डिनोमिनेटर होगा उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे बट विथ ऑपोजिट साइन। आई रिपीट, अगर हमारा एक कॉम्प्लेक्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो जो डिनोमिनेटर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है
वही मल्टीप्लाई भी होगा और वही डिवाइड भी होगा, लेकिन साइन ऑपोजिट होगी। यही रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर बट विद ऑपोजिट साइन। और इस हिसाब से अगर डिनोमिनेटर में 3 माइनस 4 आयोटा है तो जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो इट वुड बी 3 प्लस 4 आयोटा। और याद रखें एक बात कि डिनोमिनेटर में हमेशा ये आइडेंटिटी लगेगी, हमेशा। रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि क्योंकि हम ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में हमेशा ये आइडेंटिटी लगेगी। एक चीज होगी a माइनस बी, जब रैशनलाइज किया कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, उसके दूसरे से मल्टीप्लाई किया मैंने। बेसिकली कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, उसूल क्या होता है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 माइनस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 3 प्लस 4 आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में याद रखें जब हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो वी विल मल्टीप्लाई बाय द कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। 3 माइनस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट अभी सीख के आए। कॉन्जुगेट में सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होती है। 3 माइनस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट है 3 प्लस 4 आयोटा, उसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अच्छा, a माइनस बी, a प्लस बी जब मल्टीप्लाई हुए तो हमेशा आइडेंटिटी लगेगी मैथ्स वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसा कि आप देख सकते हैं 3 माइनस 4 आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा, जब मैंने आइडेंटिटी लगाई डिनोमिनेटर में वो बन गया 3 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर। फिर क्योंकि मैंने कहा था आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 इस्तेमाल करने के मार्क्स हैं तो मैंने इसको लिख भी दिया कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। मैंने 2 प्लस आयोटा को 3 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आपके सामने जो है 6 प्लस 8 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर -1 है तो ये -4 बन गया, 6 माइनस 4 बन गया 2, और 8 प्लस 3 बन गया 11 आयोटा। न्यूमरेटर में आ गया 2 प्लस 11 आयोटा, डिनोमिनेटर में आ गया 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 है, -1 टू -16 इज +16, डिनोमिनेटर में आ गया 9 प्लस 16। अच्छा, अब आपका जो आंसर आया वो आ गया 2 प्लस 11 आयोटा अपॉन 25। याद रखें इस फॉर्म में आंसर देना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अक्सर एग्जामिनर जो जिस फॉर्म में आंसर देता है वो कहता है कि जो आंसर आपको देना है वो इस फॉर्म में देना है, a प्लस आयोटा बी फॉर्म में देना है, या वो कभी लिखेगा x प्लस आयोटा वाई फॉर्म में देना है। इसका ये मतलब होता है कि रियल पार्ट को अलग लिखना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग लिखना है। व्हाट यू हैव टू डू, 2 प्लस 11 आयोटा को स्प्लिट कर दें, 2 अपॉन 25 अलग कर दें, 11 अपॉन 25 अलग लिख दें। तो आंसर हो गया 2 अपॉन 25 प्लस 11 अपॉन 25 आयोटा, ताकि आप रियल पार्ट को मुझसे पूछे तो मैं बता सकूं 2 अपॉन 25, और इमेजिनरी पार्ट को मुझसे पूछे तो मैं बता सकूं 11 अपॉन 25। याद रखें अगर कभी एग्जामिनर डिवीजन का आंसर इस फॉर्म में मांगेगा, a प्लस आयोटा बी फॉर्म में या x प्लस आयोटा वाई फॉर्म में, तो आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। बल्कि एक उसूल बना लें कि जब भी आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइनल आंसर देते हैं तो रियल पार्ट अलग हो, इमेजिनरी पार्ट अलग हो, कॉमन डिनोमिनेटर ना हो, उन दोनों को अलग अलग करके लिखना हमारे लिए सबसे बेस्ट है। 2/25 अलग हो गया, 11/25 अलग हो गया। 2/25 इज द रियल पार्ट, 11/25 क्योंकि आयोटा का कोएफिशिएंट है, लिहाजा वो होगा इमेजिनरी पार्ट। क्या यहाँ तक बात सारी समझ आ गई है? सर माइनस और प्लस में आई की वैल्यू क्यों नहीं लेंगे, आई को -1 क्यों नहीं लेंगे? किसको -1 नहीं लेंगे? सब्ट्रैक्शन और एडिशन में आयोटा का -1 क्यों नहीं करेंगे, रूट -1? बेटा आयोटा रूट ऑफ -1 को आयोटा कहते हैं ना, तो आयोटा को डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 आयोटा प्लस 3 आयोटा 11 आयोटा। तो रूट ऑफ -1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो इमेजिनरी नंबर है, हमें पता है आयोटा का मतलब ही रूट ऑफ -1 है। विल नॉट राइट -1 का रूट, विल नॉट राइट रूट ऑफ -1, बट वी विल बी राइटिंग आयोटा स्क्वायर की वैल्यू विच इज नेगेटिव। बाकी आयोटा एज इट इज रहता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की तो पहचान ही आयोटा है। अगर आयोटा को रिप्लेस कर दूंगा रूट ऑफ -1 से तो आयोटा खत्म हो गया, आयोटा खत्म हो गया तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहा। तो आयोटा को टच नहीं करते, सिर्फ आयोटा स्क्वायर को चेंज करते हैं। सही है? जी सर। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आर्गन डायग्राम की जाने।
चलो लिख लें तो बता दीजिएगा। एक चीज और लिख देता हूँ। हो गया सर। बाकी सभी लिख लें तो एक दो बता दीजिएगा और कोई। हो गया सर। चलिए बेटा स्टार्ट लेते हैं। अच्छा बेटा सबसे पहले हम समझते हैं आज हमारा जो कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बना है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है हमने समझ लिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। अब हम समझना है व्हाट इज एन आर्गन डायग्राम। तो हमें पता है कि कोई भी ग्राफ जो होता है, कोई भी स्केच जो होता है, उसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात हो रही है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक्स लिखा हुआ होता है, वर्टिकल एक्सिस पे वाई लिखा हुआ होता है। सिमिलरली अगर काइनेमेटिक्स है या कोई और टॉपिक है जो हम मैथ्स में भी पढ़ते आ रहे हैं तो वो एक्सिस बदल जाती है, कभी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कुछ और आ जाता है, वर्टिकल पे कुछ और आ जाता है। जैसे स्टैटिस्टिक्स में देखा था हमने S1 में कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो वर्टिकल एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जो है वो टाइम आ जाएगा या वेट आ जाएगा, जो भी एग्जामिनर जिस चीज की बात कर रहा है। आर्गन डायग्राम भी एक ग्राफ है जिसमें दो एक्सिस बनती हैं, बीच में आता है ओरिजिन जैसे कि बाकी ग्राफ्स में आता है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है ना वो रियल एक्सिस है। तो ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस वी टेक रियल नंबर्स। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वहां मैं लेबल करता हूँ RE, जैसे नॉर्मली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x लिखते हैं। तो जब भी आर्गन डायग्राम के सवालात आएंगे, जब कॉम्प्लेक्स नंबर के सवालात आएंगे तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मैं लिखूंगा RE। याद रखें जब कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल आए, आर्गन डायग्राम का सवाल आए, जब डायग्राम बनाने की जरूरत पड़े, स्केच करने की जरूरत पड़े, तो आप जरूर ब जरूर एक्सिस को लेबल किया करें। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस RE, वर्टिकल एक्सिस IM इमेजिनरी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस रियल है और वर्टिकल एक्सिस इमेजिनरी है। तो यहाँ हमें ये समझना है कि अगर मुझे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करना है, लेट सपोज मुझे कोई कहता है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको आप प्लॉट करें और वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है 2 + 3 आयोटा, तो इसका मतलब होगा कि आप जो कोऑर्डिनेट्स लेंगे दैट वुड बी 2,3, क्योंकि आपका जो रियल पार्ट है, जो आपका रियल पार्ट है दैट इज 2, और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है दैट इज 3। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस रियल पार्ट है, वर्टिकल एक्सिस इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट 2, इमेजिनरी पार्ट 3, दिस मींस द कोऑर्डिनेट्स दैट यू हैव टू प्लॉट इज 2,3। अच्छा फिर अगर लेट सपोज आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 - आयोटा, तो आप जो कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करेंगे दैट वुड बी 5, -1। सही है, तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करना बड़ा ही आसान काम है। अभी हम डिटेल में जब एग्जाम्पल देखेंगे एक तो उससे हमें मजीद ये बात समझ आ जाएगी। अब समझते हैं मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस क्या चीज है? तो मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपली मींस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन।
अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमने मॉडुलस फंक्शंस पढ़ा था, तो हमने ये सीखा था कि मॉडुलस ऑफ 5 क्या है, तो हमें पता चला मॉडुलस ऑफ 5 5 होता है। हमने कहा मॉडुलस ऑफ -5 बताएं क्या होता है, तो उसका आंसर भी 5 आता है। तो हमने ये सीखा था कि मॉडुलस का मतलब सिर्फ ये समझ लें कि जब किसी पॉजिटिव नंबर पे मॉडुलस का साइन लगता है तो आंसर पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन अगर मॉडुलस नेगेटिव नंबर पर लगता है तो आंसर बाहर आके पॉजिटिव हो जाता है। ये हमने समझा था। लेकिन हकीकतन बात यहाँ भी यही है कि मॉड्यूलस का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो अगर मैं ओरिजिन से देखूं तो 5 की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है, 5 ही है, तो हम 5 ही लिखते थे। और -5 की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है, 5 ही है, तो इसलिए हम डिस्टेंस ऑफ -5 फ्रॉम ओरिजिन इज ऑल्सो 5। तो मॉडुलस का दरअसल मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो मैं कह रहा हूँ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ 5 इज 5 एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ -5 इज ऑल्सो 5। मैंने नंबर लाइन बना के ये बात बता दी कि मॉडुलस का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा, अब इसका तो ये मतलब हुआ कि अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर देख रहा हूँ, जैसे कि ये आर्गन डायग्राम बना हुआ है आपके सामने, तो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y, मुझे इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन चाहिए। इसका तो ये मतलब होगा कि ये लाइन बनेगी जो मैंने बनाई है, और जब इस लाइन का मुझे चाहिए, इस लाइन की डिस्टेंस चाहिए, तो आप खुद देखें पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करता हूँ तो मेरा ऑपोजिट हो जाएगा y और एडजेसेंट हो जाएगा x, और अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो आंसर आ जाएगा √x² प्लस y²। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने यही चीज़ लिखी हुई है, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपली मींस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो रियल पार्ट x है, इमेजिनरी पार्ट y है। पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊं, मैं यहाँ ये बात इजाफी तौर पे लिख भी देता हूँ कि ये जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है, दिस इज थ्रू पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज थ्रू पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन अब जब ये बात पाइथागोरस थ्योरम से डिराइव हो गई, तो अब हम समझ चुके हैं एक बात कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालना होगा तो रूट के अंदर रियल पार्ट को भी स्क्वायर करेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट को भी स्क्वायर करेंगे। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो मॉडुलस अगर मुझे इसका निकालना है तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y²। रियल पार्ट को भी स्क्वायर करना है और इमेजिनरी पार्ट को भी स्क्वायर करना है। तो ये तो याद रखने वाली चीज हो गई, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया डायग्राम के थ्रू कि अगर आप देखें तो अगर x प्लस आयोटा y कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जो एडजेसेंट कंपोनेंट है वो x है, ऑपोजिट कंपोनेंट y है। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूँ इस कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y²। तो कंक्लूजन ये यही ड्राइव हुआ कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो आप उसका मॉडुलस निकालने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर रियल पार्ट को भी स्क्वायर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को भी। अच्छा, मॉडुलस का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। मॉडुलस का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये बात आप याद रखें। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का मतलब होगा डिस्टेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि आगे जब सवाल आते हैं तो बच्चे वो मार खाते हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज नोन एज मॉड्यूलस। अच्छा, अब आर्ग्यूमेंट क्या चीज़ है, आर्ग्यूमेंट क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लेते हैं इस चीज़ की। If we draw a straight line from origin to the complex number, then the angle formed from the positive x-axis, और यहाँ positive x-axis को bold किया गया, then the angle formed from the positive x-axis to this line is known as argument। तो यहाँ मैं इस बात को कह सकता हूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो आर्गन डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया हुआ है x प्लस आयोटा y का, इसके मुताबिक ये हुआ कि अगर हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो पहले तो ये समझ लें जिस तरह मॉडुलस की डेफिनेशन थी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है एंगल, मॉडुलस का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ से एक और बात पता चलती है कि जब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है तो मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होगा। तो मैं लिख रहा हूँ ऑलवेज पॉजिटिव, मॉडुलस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। कैसा भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, दोनों चीजें नेगेटिव हो, रियल और इमेजिनरी पार्ट,
या दोनों पार्ट पॉजिटिव हो, या एक पार्ट नेगेटिव हो, एक पार्ट पॉजिटिव हो। डिस्टेंस क्योंकि हमेशा पॉजिटिव आती है, लिहाजा मॉडुलस का आंसर √(x² + y² का आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव, बिकॉज मॉडुलस का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। लेकिन आर्ग्यूमेंट क्या चीज है? आर्ग्यूमेंट इज एंगल। आर्ग्यूमेंट क्या है? एंगल है, और वो एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट एंगल को कहते हैं, जरा ये बताइए कौन सा वाला एंगल होता है? तो मैं यही चीज बता रहा था कि अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से ज्वाइन कर दूं तो एक लाइन बनेगी, और उस लाइन का जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल होगा दैट वुड बी द आर्ग्यूमेंट। मैं फिर बताता हूँ, इफ वी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन टू द कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि मैं देख सकता हूँ मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर x + i/y है, ओरिजिन O है, तो अगर मैं O से लेकर कॉम्प्लेक्स नंबर तक यानी कि x + i/y तक एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये जो लाइन होगी, इस लाइन का जो एंगल होगा फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस दैट विल बी द आर्ग्यूमेंट। तो इस केस में क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस कौन सी है, तो ये जो मैं रेड कर रहा हूँ ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस आपके सामने है। इसका ये मतलब होगा आपका जो आर्गुमेंट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। दिस मीन्स आपका जो आर्गुमेंट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये आपका आर्गुमेंट है। दिस इज थीटा, दिस इज आर्गुमेंट। अच्छा, अब तो ये पहले क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट ये है। लेट सपोज आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो फिर क्या होता आपका? तो फिर आपका एंगल थीटा वही पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होता, और कहाँ से कहाँ तक होता? यहाँ से यहाँ तक होता। अच्छा, ये तो बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री में एंगल निकालते थे, पहले क्वाड्रेंट में एंगल थीटा इक्वल्स टू अल्फा, दूसरे क्वाड्रेंट में 180 माइनस अल्फा, तीसरे में 180 प्लस अल्फा, चौथे में 360 माइनस अल्फा। तो ये सारे एंगल्स हम कहाँ से निकालते थे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से निकालते थे। तो हमारा कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट से मैच हो गया कि जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालना है तो सबसे पहला काम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से ज्वाइन कर लो। जब उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से ज्वाइन कर लिया तो जो लाइन फॉर्म हुई है उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल निकाल लें, और वो जो एंगल होगा वही आपका आर्गुमेंट होगा। तो x + i/y अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आपका आंसर आ जाएगा जो बेसिक एंगल आपका होगा। अच्छा, बेसिक एंगल निकालने का कॉन्सेप्ट हमने सीखा था ट्रिग्नोमेट्री में, हमेशा से करते हुए आ रहे हैं P1 से, कि अगर हमें कभी किसी एंगल निकालना है तो सबसे पहले बेसिक एंगल निकालें, एंड फॉर बेसिक एंगल वी इग्नोर द नेगेटिव साइन। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट भी है और रियल पार्ट भी है। जैसे कि आपके सामने ये कॉम्प्लेक्स नंबर ट्राइंगल बना हुआ है, तो वर्टिकल मैं देखूं तो ये y है और हॉरिजॉन्टल जो है वो x है। तो अगर मुझे बेसिक एंगल निकालना है तो मैं कहूँगा tan अल्फा इज इक्वल टू y/x। याद रखें, बेसिक एंगल निकालने के लिए tan का फॉर्मूला यूज होता है, tan अल्फा इज इक्वल टू y/x। tan क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि y और x दोनों ऑपोजिट और एडजेसेंट है। ऑपोजिट कंपोनेंट y है, एडजेसेंट कंपोनेंट x है। तो बेसिक एंगल निकालने के लिए हमेशा इमेजिनरी पार्ट ऊपर आता है, रियल पार्ट नीचे आता है। याद रखें, एंगल निकालने के लिए ऊपर क्या आता है? इमेजिनरी पार्ट, नीचे आता है रियल पार्ट। और बेसिक एंगल निकालने के लिए tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, जिसको मैंने आपके सामने लिखा था वाज़ेह तौर पे। तो अब इस चीज़ को लिखने का कोई ज़्यादा मकसद नहीं है, आप समझ जाए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ tan अल्फा इज इक्वल टू y/x, अल्फा निकालने के लिए tan इनवर्स y/x हो गया। अच्छा, अब ये ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये बात तो मैच हुई कि जब भी आर्गुमेंट निकालना चाहते हैं, अच्छा नीचे मैंने एक नोट भी लिखा है, whenever you have to find the argument always draw an Argand diagram। मॉडुलस में मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी, जब भी मॉडुलस निकालना चाहते हैं डायरेक्ट निकाल लें। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इतना समझाने के बाद भी बाज़ औक़ात बच्चे जो है ना आर्गुमेंट में घपला खा जाते हैं। आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर होने के बावजूद भी बच्चे आर्गुमेंट में गलती कर जाते हैं, इसका मतलब उनका कॉन्सेप्ट सही से क्लियर ही नहीं हुआ वो होता। तो भाई आर्गुमेंट के लिए जो टीचर जो इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है ना वो बहुत मैटर करती है। मेरी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बहुत क्लियर है कि जब मॉडुलस निकालना है डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आर्ग्यूमेंट निकालना चाहते हैं
तो सबसे पहला काम ये होगा कि आप रफ पिक्चर आर्गन डायग्राम की बनाएंगे। मैं नहीं कहता एग्जैक्ट बनाए, खूबसूरत सा बनाए, प्यारा सा बनाए, लेकिन आर्गन डायग्राम रफ सा जरूर बनाए आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए। क्यों जरूरत है आर्गन डायग्राम की आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए, इस चीज को मैं थोड़े एग्जांपल्स के थ्रू अभी समझाता हूँ। बहरहाल उससे पहले एक चीज जो समझने वाली है वो ये, बिफोर फाइंडिंग द आर्ग्यूमेंट द फॉलोइंग डोमेन मस्ट बी केप्ट इन माइंड। अच्छा, नॉर्मली अगर हम डोमेन देखें ना, ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारा डोमेन होता है, तो हमने कई किस्म के डोमेन्स देखे। हमने जो डोमेन देखा है वो 0 से लेकर 360 तक भी होता है। हमने ये भी डोमेन देखा है -360 से 360 तक भी देखा है डोमेन। तो अगर 0 से 360 तक डोमेन है ना, तो आप समझ जाएंगे कि आपको एंटी क्लॉकवाइज एंगल निकालना है। और -360 से 360 तक है तो आप समझ जाएंगे कि -360 का मतलब है कि आपको क्लॉकवाइज एंगल निकालने, क्लॉकवाइज घूमेंगे, और 360 तक निकालना है, इसका मतलब आपको एंटी क्लॉकवाइज एंगल निकालने। ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट हमारा बहुत क्लियर होना चाहिए कि नेगेटिव में जब एंगल निकालते हैं तो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से तो स्टार्ट लेते हैं, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, नीचे जाते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट से स्टार्ट लेते हैं, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल हमेशा पॉजिटिव होते हैं और क्लॉकवाइज में एंगल हमेशा नेगेटिव होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज एंगल इज नेगेटिव। ये हम ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है जो हम ट्रिग्नोमेट्री से देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ 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 एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये है कि सवालात में 90% सवालात में, 80% सवालात में जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल आता है, मॉड्यूलस और आर्गुमेंट निकालना होता है, तो एक डोमेन स्पेसिफाइड होता है। अच्छा, वो डोमेन अगर स्पेसिफाइड नहीं है ना, तो फिर आप अपने हिसाब से, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में एंगल निकालते थे 0 से 360 तक, वैसे निकाल सकते हैं। लेकिन वहां भी रिकमेंडेड यही है कि आप ये डोमेन फॉलो करें, क्योंकि ये डोमेन वो है जो एग्जामिनर ने सिलेबस में भी लिखा हुआ है, बुक्स में भी लिखा हुआ है, और सब पास पेपर्स का सवाल आता है तो अक्सर ये डोमेन स्पेसिफाइड होता है। जब ये स्पेसिफाइड नहीं होता ना, तो मार्किंग स्कीम के मुताबिक लीनियंसी शो होती है, और बच्चा जो 0 से 360 तक की रेंज में आंसर देता है वो भी एक्सेप्ट होता है। जो मैं कह रहा हूँ उसको समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा। अभी सिर्फ सुने तो इंशाल्लाह इस बात को पुख्ता तरीके से समझ के फिर क्लास खत्म कर देंगे। बिफोर फाइंडिंग द आर्गुमेंट द फॉलोइंग डोमेन मस्ट बी केप्ट इन माइंड। और वो डोमेन कहता है -π से लेकर π तक। अच्छा, डिग्री में तो है नहीं, हमेशा आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में जब आर्गुमेंट की बात होगी तो आपको कैलकुलेटर को रेडियन मोड पे रखना है। जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में हमेशा कैलकुलेटर रेडियन मोड पे होता था, बिल्कुल उसी तरह जब आर्गुमेंट की बात आएगी तो आप कैलकुलेटर को रेडियन मोड पे रखेंगे और आप रेडियंस में आंसर देंगे। अच्छा, अब जब डोमेन आपका -π से लेकर π तक है, तो डिग्री की जबान में बात करूं तो आपका डोमेन है -180 से लेकर 180 तक। इससे ये पता चलता है कि एंटी क्लॉकवाइज की अगर मैं बात करूं तो एंटी क्लॉकवाइज में हमें फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट देखने, और -180 मुझे बताता है कि क्लॉकवाइज घूमना है, और क्लॉकवाइज जब घूमते हैं तो क्लॉकवाइज की शुरुआत फोर्थ क्वाड्रेंट से होती है। तो -180 का मतलब है हमें फोर्थ क्वाड्रेंट देखना है और थर्ड क्वाड्रेंट देखना है। तो जो डोमेन है -π से लेकर π तक, इसका मतलब जरा समझना है। जब भी आपके सामने आर्ग्यूमेंट निकालना है तो ये डोमेन को जहन में रखना है। डोमेन है -π से लेकर π तक, इसका मतलब क्या है? तो मैंने इसको वजाहत के साथ लिख भी दिया ताकि जब तक आपके पास ये नोट्स महफूज हैं आपको हमेशा ये रिवाइज करने में कभी दिक्कत महसूस ना हो। दिस डोमेन टेल्स अस दैट इफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, या थीटा कह लें या कॉम्प्लेक्स नंबर कह लें, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, if your complex number lies in first or second quadrant, then if you have to find the argument, it is taken to be positive and is measured in an anti-clockwise direction. However, if it lies in the third or fourth quadrant, it is taken to be negative and is measured in a clockwise direction. लेकिन याद रखें, आर्गुमेंट निकालने से पहले इंस्ट्रक्शन क्या है? For finding the argument, first find the basic angle. Once you have found the basic angle, then on the basis of this domain -π till π, you have to find the argument which, and the domain tells us that if the complex number lies in first or second quadrant,
Then after finding the basic angle, we have to find the angle in anti-clockwise sense, and it is found as positive angle. लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट है वो नेगेटिव होगा एज पर द डोमेन। इसीलिए मैंने इंस्ट्रक्शन दी है कि हमेशा जब भी आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है, ऑलवेज ड्रॉ एन आर्गन डायग्राम बिफोर फाइंडिंग द आर्ग्यूमेंट। अच्छा, बात कुछ कच्ची पक्की सी होगी जो मैंने समझाई है, उसको पक्का करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह क्लास को भी खत्म कर देंगे। कोई सवाल होंगे तो उसको ले लेंगे। अब एक छोटा सा सवाल, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब अगर मैं देखूं तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके यहाँ पर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए आपके सामने आर्गन डायग्राम छोटा सा ड्रॉ करता हूँ। उस आर्गन डायग्राम के मुताबिक अगर मैं देखूं तो हमारी जो, जब भी आप आर्गन डायग्राम स्केच करेंगे तो मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप लिखेंगे RE और वर्टिकल एक्सिस पे आप लिखेंगे IM। हॉरिजॉन्टल एक्सिस है रियल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस है इमेजिनरी एक्सिस। आप कॉम्प्लेक्स नंबर जरा मार्क करना अगर शुरू करें, ये 1 है लेट सपोज और ये 2 है, पॉजिटिव 2 तो पॉजिटिव 1 2, ये 1 हो गया। अच्छा, फिर ये -1 -2 हो गया, ये भी 1 और 2 कर देते हैं और उसको भी कर देते हैं -1 -2। अच्छा, अगर पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर देखूं 1 + 2 आयोटा, तो 1 + 2 आयोटा होगा ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2 आयोटा। तो जरा पार्ट ए करते हैं। पार्ट ए के मुताबिक अगर मॉडुलस निकालना चाहते हैं तो याद रखिए मॉडुलस चारों पार्ट्स का बड़ा आसान है। अगर मुझे मॉडुलस निकालना है तो मैंने कहा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z अगर मैं यहाँ निकालता हूँ तो आंसर आएगा √1² + 2² विच इज √5। और अगर मैं इसका मॉडुलस निकालता हूँ z का तो यहाँ भी -1 का होल स्क्वायर + 2 का होल स्क्वायर √5 ही आएगा। यहाँ भी मॉडुलस ऑफ z निकालता हूँ √5 ही आएगा। तो याद रखें कॉम्प्लेक्स नंबर अगर वन रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का जो नंबर है वो सेम है तो मॉडुलस में तो फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो। मॉडुलस यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन तो सेम ही रहेगी। जैसे कि मैं पॉइंट्स मार्क करूं अगर, तो आपको ये बात नजर आ रही है कि अगर मैं सारे पॉइंट्स मार्क कर दूं आगे डायग्राम पे 1 + 2 आयोटा, फिर दूसरा है -1 + 2 आयोटा, -1 + 2 आयोटा, फिर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस कर दूं पार्ट सी वाला -1 - 2 आयोटा, -1 - 2 आयोटा, फिर मैं एक मार्क कर दूं 1 - 2 आयोटा, 1 - 2 आयोटा। तो हमने ये चारों कॉम्प्लेक्स नंबर्स मार्क कर दिए। अब मुझे कह रहा है कोई यार एक काम करें डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बताएं, तो मैंने ज्वाइन किया। मैंने कहा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जितनी यहाँ होगी उतनी ही डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यहाँ पर भी होगी, और जितनी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यहाँ होगी उतनी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन थर्ड क्वाड्रेंट वाली भी ये भी होगी। इसी तरह डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अगर मैं यहाँ देखूँ तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन तो यहाँ भी सेम होगी। इससे मुझे पता चलता है कि भाई डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हर हाल में सेम रहनी है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो x और y कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड उसका सेम है तो हर हाल में जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सेम रहनी है। तो मॉडुलस तो सेम है, फर्क कहाँ आएगा आर्गुमेंट में। तो मैंने सबके मॉडुलस निकाल के बता दिए, मॉडुलस सबके √5 होंगे, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सबकी सेम होगी। अच्छा, आर्गुमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन क्या थी, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो डोमेन आपका कहता है -π से लेकर π तक, वेयर π इज इंक्लूसिव एंड नेगेटिव π इज नॉट इंक्लूसिव। तो ये कहता है कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पहले बेसिक एंगल निकालें। चारों क्वाड्रेंट्स हैं, चारों क्वाड्रेंट्स के लिए पहला स्टेप सेम है, फर्स्ट फाइंड बेसिक एंगल। अब देखें बेसिक एंगल निकालने के लिए मैंने आपसे कहा tan इनवर्स y/x। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका जो y और x है, y आपका है 2 हर जगह और x आपका है 1। अगर मैं माइनस की जगह इग्नोर करूं तो अल्फा निकालने के लिए हमेशा माइनस इग्नोर होता है। तो tan इनवर्स 1 इज 2/tan इनवर्स 2/1। जरा मुझे रेडियन मोड पे आंसर बताएं कि आपका tan इनवर्स 2/1 का आंसर क्या है, फटाफट बताएं। 1.1071। 1.1071 सही है। ये आपका जो है 1.1071 रेडियंस आपका जो है वो अल्फा आ गया। अच्छा, अब अगर मुझे कोई कहते हैं 1 + 2 आयोटा आर्ग्यूमेंट निकालें, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + 2 आयोटा निकालें, लिखने का तरीका भी देख लें। ARG मतलब आर्ग्यूमेंट, ब्रैकेट में लिखा 1 + 2 आयोटा, दिस मींस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + 2 आयोटा। तो क्योंकि 1 + 2 आयोटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद रखें हमेशा हमारा जो आर्ग्यूमेंट होगा, आर्ग्यूमेंट यानी कि थीटा जो होगा
दैट वुड बी इक्वल टू अल्फा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आंसर होगा पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम जाएंगे या फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कहानी उल्टी हो जाएगी। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो हमारा आर्गुमेंट ये होगा यहाँ से यहाँ तक। सेकंड क्वाड्रेंट में तो हमारा आर्गुमेंट ये होगा यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अगर मैं थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में हूँ तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए मेरा आर्गुमेंट एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा बल्कि क्लॉकवाइज होगा। इसका मतलब मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस डायरेक्शन में आऊंगा, और अगर सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में तो मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस डायरेक्शन में आऊंगा। तो याद रखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल्स टू अल्फा, सेकंड में थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मैं हूँ तो थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा, और अगर मैं यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में हूँ तो थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पाई प्लस अल्फा। क्योंकि ये डोमेन के हिसाब से काम हो रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज। तो इस हिसाब से अगर मैं पार्ट ए करूं, आर्गुमेंट ऑफ 1 + 2 आयोटा निकालूं, तो हमारा आंसर आएगा 1.1071। ये पार्ट ए का आर्गुमेंट है। फिर मुझे कोई कहता है पार्ट बी का आर्गुमेंट बताओ, तो आर्गुमेंट ऑफ -1 + 2 आयोटा बताओ, तो दैट वुड बी इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा। जरा पाई माइनस 1.1071 करें, देखिए क्या आंसर आता है। 2.0344। 2.0344। अच्छा पार्ट सी में अगर मैं देखूं, मुझे कोई पूछता है आर्गुमेंट ऑफ -1 - 2 आयोटा निकालें, तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। लेकिन क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है तो इंस्ट्रक्शन के मुताबिक थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में वी हैव टू रोटेट क्लॉकवाइज। तो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब इस यहाँ तक आए तो हमें पता चला आंसर होगा माइनस पाई प्लस अल्फा। लिहाजा माइनस पाई में जब हमने अल्फा ऐड किया तो आंसर क्या आ जाएगा, -2.0344। सिमिलरली पार्ट डी अगर मैं देखूं तो पार्ट डी में हमारा जो आर्ग्यूमेंट है दैट वुड बी आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 - 2 आयोटा। 1 - 2 आयोटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर होता है माइनस अल्फा। तो आर आंसर वुड बी -1.1071। यहाँ मैंने आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट भी आपके सामने क्लियर कर दिया है। कोई कंफ्यूजन है पूछ लें, वरना एग्जाम्पल को कॉपी कर लें। नहीं सर। समझ आ गया पूरा कॉन्सेप्ट? जी सर। सर अल्लाह हाफिज। कॉपी कर लिया? जी सर। कॉपी कर दें तो जाते रहें।